कि मेरे यहाँ पर गौशाला है, 1600 गायें भूखी मर रही हैं हल्दी चौड़ में। आप मुझे बताइए, सब तमाम सरकारी गाय गौशालाओं में चली जाती हैं। आप एक तरफ गौरक्षा की बात करते हैं, सड़कों में बैरियर का काम करती हैं आजकल। रात को आप आ जाइए, आपको पुलिस की ज़रूरत नहीं है, आपको बैरियर लगाने चाहिए। यहाँ गाय बैरियर लगाती है, यूपी में भी उत्तराखंड में भी। और फिर कांग्रेस में क्या होता है, एक क्षेत्र में 2-3 नेता होते हैं, टिकट एक को मिलती है और दूसरे की कटती, तभी भाजपा उसका फ़ायदा उठाती है। भाजपा तो सिर्फ आरएसएस की विंग है। और आप देखिए, इनका सोशल मीडिया चलता है। आप सोचिए, 70 साल पुरानी पार्टियाँ, आप बीजेपी 2 में थी और कहाँ पहुँच गई। देखिए, जब भाजपा की सरकार होती, कांग्रेस वालों की चलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अधिकारियों का जो कॉकस मेरे उत्तराखंड में है, क्योंकि एक स्ट्रांग मुख्यमंत्री होना बहुत ज़रूरी है। जो अधिकारी, जैसे योगी बाबा, योगी भाई जो है, चाबुक चलता उनका, मतलब समझे, अधिकारियों की हिम्मत नहीं है। योगी जी से भी आप इंस्पायर हैं? यस, मैं योगी भाई से बहुत ज़्यादा बहुत पसंद करती हूँ। मैं उत्तराखंड के इस वजह से आप पसंद करते हैं? नहीं, बोल्ड है। कालियों खप्पर वाली तो मेरा मेन टाइटल है, क्योंकि मैं इसी तरह कहती हूँ, कालियों खप्पर वाली हूँ, आप जैसे लोगों की नरमुंडों की माला गले में लेके घूमती हो। तो ये मेरा डायलॉग है और ये सही बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। आज हम दर्शकों आपको ऐसी महिला शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए तमाम हिस्से में भागीदारी ली और आंदोलनकारी के रूप में जानी जाती है, जिनका नाम है भावना पांडे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भावना पांडे आज हमारे चैनल में। मैडम, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। मैडम, आप लगातार अपनी ज़ुबान को लेकर और वरिष्ठ आंदोलनकारी भी रही हैं, आप उत्तराखंड की डिमांड को लेकर जानी जाती हैं। ख़ास तौर से वो लम्हा जानना चाहते हैं जब आपने शुरुआत करी एक अलग राज्य स्थापना करने के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, मैं उत्तराखंड की बेटी हूं और बागेश्वर मेरे पिताजी का निवास स्थान था। हम लोग का पलायन हो गया हल्द्वानी, और हल्द्वानी में पैदा हुई हूं। और उसके बाद जब बहुत गरीबी के कारण, जब 7 बहनें हम थी, एक भाई, तो गरीबी की वजह से, किसान की बेटी हूं, तो मैं दिल्ली चली गई नौकरी के लिए। मैंने काशीपुर नौकरी की, रामपुर नौकरी की, उसके बाद दिल्ली पलायन। उसके बाद 93 में मैं आंदोलन में जुड़ी। 94 में हमारा आंदोलन पीक पर पकड़ा और उस वक्त हम लोगों ने 6 साल आंदोलन किया। और तमाम जितने उत्तराखंड के लोग पलायन होकर बाहर रहते हैं, कम से कम लाखों लोगों ने, आज तो 40-50 लाख लोग हैं, उसमें 15-20 लाख लोग थे, तो मैक्सिमम हज़ारों लोगों ने वहाँ योगदान दिया। मैं बता दूँ, बड़े बड़े ज्वेलर थे और बड़े बड़े एक्सपोर्टर थे जो आज बिक गए हैं। ज्वेलर ठेली चलाते हैं और जो एक्सपोर्टर है उनका 60 गज का रेस्टोरेंट है। और इसी तरह मैंने भी बहुत कुछ गवाया, ये सारे लोगों को पता है। तो हम लोगों ने राज्य लिया था, ये सोच के लिया था विकास होगा, लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, बहुत अच्छा स्टेट बनेगा, मगर सब उसके उलट हुआ। तो हम बड़े दुखी हैं। और उसके बाद जब मैं 2000 में यहाँ आई तो मुझसे 5 लाख की डिमांड करी। मुख्यमंत्री उसमें एनडी तिवारी थे। किस चीज़ के लिए डिमांड की? 5 लाख? नौकरी के लिए। नौकरी के लिए, जैसे आज 25 लाख 35 लाख बताते हैं लोग, तो उसमें मुझे PSC कौन था, आर्यन शर्मा था, कौन था, ये दलाली करता था उसमें। और उसके बाद क्या कहते हैं, आज जैसे हमारी विधानसभा की नौकरियां, सचिवालय की नौकरियां, तमाम आप देख रहे हैं, तमाम नौकरियां बिक रही हैं, पेपर बिक रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये धंधा शुरू से चला रहा है। तो उसके बाद मैं चली गई वापस। फिर मैंने यूपी के धक्के खाए, दिल्ली के धक्के खाए, मैंने कंपनी बनाई, मैंने माइनिंग का काम स्टार्ट किया। आज मैं एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में माइनिंग का मेरा बिजनेस है। और जब मैं 2018 में, मुझे प्रकाश पंजी मिलते हैं, उन्होंने बोला, भाई तू माइनिंग का काम इतनी दूर कर रही है, उत्तराखंड की बेटी है, वापस आओ। और हम भी यहाँ पर कुछ चाह रहे हैं कि भाई कैबिनेट में हमने पास किया है और कुछ लीगल काम करना, क्योंकि यहाँ पर इनलीगल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब मैं इनलीगल करने का काम करने आई यहाँ पर, मेरे साथ कुछ बहुत बड़े बड़े पार्टनर आए, आपके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, एक बग्गा जी आए सहारनपुर से, उन्होंने भी मेरे साथ पैसे लगाए। हम लोगों ने तमाम 5-6 गवर्नमेंट में DM के यहाँ पैसे जमा किए। मगर मैंने जब देखा 6 महीने मुझे इन्होंने धक्के खिला दिए, धक्के। और उस वक्त ओम प्रकाश एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनसे जब बहस हुई, इन्होंने मेरा सचिवालय में आना बंद करा दिया। उसके बाद आम आदमी का भी सचिवालय में जाना बंद हो गया। वहीं से मेरा दिमाग ख़राब हुआ। तो मैंने बोला, अब मैं इस उत्तराखंड में एक नई सरकार
नए लोग, ये भ्रष्टाचार अधिकारी, जो अधिकारियों का कॉकस है, उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठानी तब से शुरू की। उत्तराखंड एक छोटा राज्य है और जिसको खास तौर से देवनगरी, देवभूमि भी कहा जाता है। तमाम पर्यटक यहाँ पर आते हैं और एक आपने देखते हो गंगा माँ में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो क्या वो चीज़ें उत्तराखंड सरकार में मौजूदा आप बता रही हैं, कमियाँ गिना रही हैं, वो चीज़ें नहीं मिल पाई यहाँ की जनता को जो मुहैया होनी चाहिए थी? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये देवनगरी है, ये धर्म नगरी है हरिद्वार। आपने कांवड़ के समय में देखा होगा 4 करोड़, इस साल 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आए। लोगों की आस्था है इस देवभूमि के लिए। कैलाश यहाँ है, 4 धाम यात्राएं यहाँ होती हैं। नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं वहाँ पर, आपने देखा होगा। तब तमाम कोई भी चुनाव हो तो सबसे पहले वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, सबसे पहले मत्था वहीं पर टेक। देखिए, मोदी जी, मैं बताऊँ, मोदी जी तो इसलिए आते हैं कि पूरे देश में जो उनका मीडिया चलता है, अपनी टीवी चैनल लेके आते हैं, अपनी सोशल मीडिया लेके आते हैं, गुफा में तपस्या करते हैं और लोग जो हमारे हिंदुओं को कैसे पटाएंगे, कैसे दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े हिंदू। क्या वो चीज़ें आप पटाना बोलती हैं? देखिए, अपने धर्म के प्रति जागरूक होना, क्या वो जनता को पटाना है? मैं मोदी जी की बहुत इज्जत करती हूँ और मैं तो यही कहूँगी, भाई आप चुनाव से पहले ही क्यों आते हैं, हर साल क्यों नहीं आते? जब या तो लोकसभा होता है तब आते हैं या विधानसभा होते हैं तब आते हैं, और कभी केदार घाटी जाते हैं, कभी जागेश्वर। क्या आपको कभी गर्व नहीं महसूस होता कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री सनातनी है, वो सनातन धर्म के प्रति जागरूक हैं, अब राम मंदिर भी बनने जा रहा है, तो कहीं आपको ये चीज़ें उनके नेगेटिव लगती हैं? नहीं, मुझे बहुत गर्व है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री मेरे देवभूमि में आते हैं, मैं स्वागत करती हूँ। मगर साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ, अदानी वाले मैटर में भी कुछ कहना चाहती हूँ। भाई इतनी लोग सोशल मीडिया में चलता है कि अदानी अंबानी को, तो वो क्यों नहीं देखते? वो भी देखना चाहिए। एक तरफ तो आप अदानी अंबानी, जो कि अदानी का के बारे में मैं अभी क्या बोलूं, जब मैं पार्लियामेंट पहुंचूंगी तब मैं बात खुलासा करूंगी। जो कि अदानी मेरा खुद का, मेरे से बात हुई है अदानी की, और किस मैटर में उसका बहुत बड़ा मैटर मुझे पता है। मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहती इस बारे में, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो चुका है। कैमरे में बात करते डर लग रहा है आपको अंबानी या अडानी से? नहीं, बात वो नहीं है। बात देखिए, मैं एक चुनाव लड़ रही हूँ और अभी मैं किसी उलझन में पड़ना नहीं चाहती हूँ। ये बात ज़रूर कहूँगी कि पार्लियामेंट जाके सवाल करूँगी मोदी जी से। और अभी तो ये बात ये कि आप हिंदू की बात करते हैं, गौशाला की बात करते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं। आपके माध्यम से मोदी जी ज़रूर इस चैनल को, ये वीडियो को देखें कि मेरे यहाँ पर गौशाला है, 1600 गायें भूखी मर रही हैं हल्दी चौड़ में। आप मुझे बताइए, सब तमाम सरकारी गाय गौशालाओं में चली जाती हैं। आप एक तरफ गौरक्षा की बात करते हैं, सड़कों में बैरियर का काम करती है आजकल। रात को आप आ जाइए, आपको पुलिस की ज़रूरत नहीं है, आपको बैरियर लगानी चाहिए। यहाँ गाय बैरियर लगाती है, यूपी में भी, उत्तराखंड में भी। तो उनके बारे में क्या सोचा आपने? गौरक्षक तो आप बन गए, ठीक है, गाय की सेवा, मगर उन जो बेचारे सड़कों पे घूम रही भूखी प्यासी, रात को एक्सीडेंट में मर रही हैं, उनका क्या कहना? उसके लिए मैं मोदी जी से सवाल करती हूँ, योगी जी से सवाल करती हूँ। धामी जी तो खैर क्या सवाल करूँ, उसको तो सवाल का कह करके कोई फ़ायदा नहीं है। धामी जी को लेकर भी आप तमाम आक्रामक रहती हैं। हमने कभी तमाम आपकी ऐसी वीडियोस देखे, आप सीधा एकदम हमला बोलती हैं। देखिए, धामी से मैं नाराज़ होती हूँ तो उसको तू तड़ाक बोलती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, गाँव का है। और अगर वैसे मैं धामी जी बोलती, धामी भाई बोलती हूँ। और धामी भाई भी क्या हुआ था, जब मैं धामी भाई बोलती थी कि मैं छोटा मुख्यमंत्री है, धामी भाई बोल दो, तो एक दिन बोलता है कि दीदी तू मुझे भाई बोलती है, और लोग जो है कहते हैं कि मैं तुझे तो भाई बोलती है, और नेता को गाली धामी करवा रहा है। तो भैया मैं बोलूँ क्या? तो बता दे, मुख्यमंत्री जी बता दे क्या बोलूं। अच्छा, जी बोलने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है। आप उनको छोटा भाई भी बोलते हैं, फिर ऐसे आप शब्द भी बोलती हैं, कोई धामी, तमाम आपकी ऐसी वीडियो। क्या आपको ऐसा नहीं फील होता कि जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, क्या उनको इस भाषा में शब्द जवाब देना सही है आपकी नज़रों में? देखिए, मैं बताऊँ आपको, मैं सबसे सीनियर हूँ इनमें, मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ। अगर हमने राज्य ना लिया होता, अपनी कुर्बानी देके, तो मुख्यमंत्री कहाँ से बन जाते? तो मैं तो नहीं मानती। मैं तो धामी भाई को भी बोला कि भाई पार्टी का मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मैं नहीं मुख्यमंत्री मैं नहीं मानती आपको, ठीक है। समाज इज्जत करती हूँ, और बहुत इज्जत करती हूँ इसलिए कि इतनी छोटी उम्र में सबसे छोटा मुख्यमंत्री बन गया। कुछ तो कलाकारी होगी ना जो मुख्यमंत्री बना। नाज होना चाहिए। आपके गांव से आते हैं, आप छोटा भाई भी कहते हैं उनको, तो आपको तो गर्वसीन कह तो रहे हो, कुछ तो कलाकार है, कलाकार है बिल्कुल। बताइए कहाँ कोश्यारी जी के पीए से मुख्यमंत्री बन के कलाकारी तो है ही ना। बड़े बड़े नेता कैबिनेट, अब देखो सतपाल महाराज जी को देख लो, उसका मेरे टाइम में 2000 के अंदर स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस थे, वो आज भी कैबिनेट मंत्री हैं स्टेट में। बताइए कितने नीचे आ चुके हैं। बीजेपी की बात की तो ये लगातार ये कहा जाता है कि साधु संतों
संतों की सरकार है, सनातन धर्म की सरकार है, राष्ट्रवाद की सरकार है, कैसे देखते हैं? देखिए, साधु संतों की सरकार है मुझे नहीं पता। फिलहाल बीजेपी की सरकार में सारे मंत्री कांग्रेस के होते हैं। हाँ, सारे जी, आप देख लीजिए चेक करके। टिकट भी देखो, जितने पूरी विधानसभा में सारे कांग्रेसी हैं बैकग्राउंड। इनके पास कुछ नहीं होता, इनके पास राशन होता है, मोदी जी होते हैं और हिंदू मुसलमान होता है, और ग्राउंड में इनका कोई वर्क नहीं होता। मेहनत करती कांग्रेस, लास्ट में टिकट पकड़ा देते हैं। टिकट पकड़ा बीजेपी के तो तमाम नेता बोलते हैं कि हमारी विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर जितने भी कांग्रेसी अन्य दल से हमसे जुड़ते जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं जुड़ते जा रहे। आपका जो लास्ट में हिंदूवाद चलता है और राष्ट्रवाद चलता है और जो राशन चलता है आपका 6 महीने, उसकी डर के मारे लोग आते हैं। और फिर कांग्रेस में क्या होता है, एक क्षेत्र में 2-3 नेता होते हैं, टिकट एक को मिलती है और दूसरे की कटती, तभी भाजपा उसका फ़ायदा उठाती है। भाजपा तो सिर्फ आरएसएस की विंग है। और आप देखिए, इनका सोशल मीडिया चलता है। आप सोचिए, 70 साल पुरानी पार्टियां, आप बीजेपी 2 में थी और कहाँ पहुंच गई। आप किसी भी स्टेट में देखिए, हर स्टेट में कांग्रेस के मंत्री होंगे, कांग्रेस के नेता होंगे, टिकट भी उन्हीं को देंगे, मंत्री भी उन्हीं को बनाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। तो खैर देखिए, ये नेशनल मुद्दा, मैं इस पर बात नहीं करना चाहती हूँ ज़्यादा, क्योंकि किसी को भी बुरा लग सकता है। और मैं इसलिए मैं अपने स्टेट पे आ रही हूँ, मैं लोकसभा प्रत्याशी यहाँ पर हूँ, मेरी जन समस्या यहाँ की बहुत है, मैं यहाँ के बारे में बात करना चाहती हूँ। ऐसे तो अगर मैं पूरे देश की बात करूँ तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और अभी मैं फिलहाल अपने स्टेट के मुद्दे पर आ रही। अब देखिए, आपकी पार्टी का नाम है, आपकी बात से रोके, जनता कैबिनेट पार्टी, खासतौर से लोगो दिया गया है कि ये नेताओं की कैबिनेट नहीं, ये सरकार की कैबिनेट है। इसका मकसद जानना चाहता हूँ। देखिए, मैंने नाम ही जब रखा था, अब नहीं आएगी दल बदलू सरकार, अब आएगी आपकी अपनी सरकार। और अब नहीं बनेगी नेताओं की, ब्लैकमेल नेताओं की कैबिनेट, अब बनेगी जनता कैबिनेट। ये एक विधानसभा के चुनाव के लिए पार्टी बनाई थी। और अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं इस वक्त निर्दलीय पर्चा भरूंगी, इसलिए कि भाई नई पार्टी है, लोग विश्वास नहीं करेंगे और एकदम से, और अभी बहुत बड़ा मेरा सिस्टम भी नहीं बना पार्टी का। हाँ, निर्दलीय प्रत्याशी में क्या है कि जब लोग भाजपा और कांग्रेस से नाखुश होते हैं तो एक तीसरा विकल्प मजबूत ढूंढते हैं, तीसरा विकल्प जो निर्दलीय होता है। तो निर्दलीय पर्चा भरूंगी, और जिसमें मेरे कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग, सपा के लोग, कांग्रेस बीजेपी के लोग वोट देने में उनको कोई दिक्कत ना हो। एक टाइटल और मैंने देखा है, उसमें आपने खास तौर से लिखा है कि 70-75 साल पुरानी पार्टियों से 70-75 साल पुराने नेताओं को बहिष्कार करेंगे, कुछ नया आंदोलन करेंगे। वो क्या कुछ है? देखिए, आज जब से राज्य बना है, राज्य में न भाजपा शामिल थी न कांग्रेस शामिल थी, और कुछ यूकेडी के नेता थे, उनको 4 नेता थे, उनको इन्होंने मंत्री पद दिया और ख़त्म कर दिया, उनको फाड़ कर दिया। तो लोकल क्षेत्रीय पार्टी को इन्होंने आगे नहीं आने दिया। तो इसी तरह जो है, अब इनका बोलबाला हो गया, भाजपा या कांग्रेस। तो हम लोगों ने जो आंदोलन किया वो तो बेकार हो गया, क्षेत्रीय पार्टी नहीं होती। तो क्षेत्रीय पार्टी एक विकल्प बहुत ज़रूरी है। जब भाजपा और कांग्रेस से लोग दुखी हों, जो क्षेत्रीय पार्टी होना ही जरूरी है। आपने राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी, हालांकि वो सक्सेस भी और एक अलग स्टेट भी बन चुका है। अब मेन सवाल ये आता है कि चुनावी समय तो अभी दूर है, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी खुला खुला बोल रहे हैं, हालांकि अभी किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारा है, ना ही सूची जारी करी है। क्या कुछ गणित लगा रहे हैं इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने को? आप बताते हैं कि इस बार तो एमपी सिर्फ हम ही बन रहे हैं हरिद्वार लोकसभा से, ऐसा कौन सा समीकरण लगा के बैठी भावना पांडे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, इस वक्त क्या है, निशंक जी 10 साल से हैं यहाँ पर, और क्षेत्र में कभी नहीं जाते, बहुत परेशान हैं लोग, कोई विधायक कायम करके तैयार नहीं है। और इसी तरह कांग्रेस में हरीश रावत गुटबाजियाँ बहुत हैं, और कांग्रेस में हरीश रावत हो गए बुजुर्ग, वो चल तो पाते नहीं, रात दिन वो अपने फेसबुक में खाते ही रहते हैं, लोगों को दिखाते रहते हैं, आज मैंने ये खा लिया, आज वो खा लिया, अपना सेहत बनाएंगे, लोगों को खुश कर देते हैं। कभी हैंडपम्प में नहाएंगे, हैंडपम्प में नहाते हैं, एक जना हैंडपम्प चलाने के लिए चाहिए, एक उठाने के लिए चाहिए, एक फेसबुक में डालने के लिए चाहिए, तो 4 आदमी उनको। तो ऐसे नहीं होता कि आप गन्ने की पुलिया लेके घूमेंगे सड़कों पे, और उसके बाद जाके आप मुझे बताइए मेन मुद्दे आप सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही यहाँ आते हैं। आपके जो विधायक हैं वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते? देखिए, जब भाजपा की सरकार होती, कांग्रेस वालों की चलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अधिकारियों का जो कॉकस मेरे उत्तराखंड में है, क्योंकि एक स्ट्रांग मुख्यमंत्री होना बहुत ज़रूरी है। जो अधिकारी, जैसे योगी बाबा, योगी भाई जो है, चाबुक चलता उनका, मतलब समझे, अधिकारियों की हिम्मत नहीं है। योगी जी से भी आप इंस्पायर हैं? यस, मैं योगी भाई से बहुत ज़्यादा, बहुत पसंद करती हूँ मैं। उत्तराखंड के इस वजह से आप पसंद करते हैं? नहीं, बोल्ड है। देखिए, बोल्ड है, और मतलब मुझे बहुत योगी जी, मतलब कुछ मामलों में हिंदू मुसलमान जहाँ आता है वो उसमें मैं पसंद नहीं करती। हाँ,
वैसे काम अधिकारियों के उसमें बात कर रही हूँ। जब बुलडोजर चलाया या जिस तरह की हिंदू मुस्लिम बातें आती हैं, वहाँ मैं थोड़ा सा नाखुश हो जाती हूँ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, काम जब अधिकारियों की बात आती है तब मैं मोदी से खुश हूँ और योगी जी से। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ का मुख्यमंत्री, तो अब मैं आपको क्या बोलूँ, चैनल है, एक बार मेरे साथ कोई बंदा गया मिलने, तो मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है, तो मैं भी थी साथ में, तो बोला फ़ोटो खींचने, अरे मुझे दीदी को के साथ देख लेगा, तो कोई मतलब मुख्यमंत्री से घबरा रहा है, बताइए ऐसा मुख्यमंत्री। मैं तो हैरान हूँ इस बात से। तो अधिकारी कहाँ से डर जाएंगे इससे भाई, जो खुद डरता है लोगों से। कि क्या है कि अधिकतर कैबिनेट मंत्रियों के लिए आवाज़ मैं उठाती हूँ, अधिकारियों के लिए, तो लोगों को ये ना लगे कि मैं धामी के क्लोज हूँ। देखिए भावना पांडे जी, अगर बात करें मौजूदा सरकार वो चीज़ें नहीं दे पा रही है, जैसे शहीद सोनी सैनी की मूर्ति के अनावरण की बात करें, हाल ही में आपके झबरेड़ा विधानसभा प्रदीप गिल जी आज भी लापता है, वो आसाम वाला आपको प्रकरण अच्छे से पता हो, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए बहुत दुर्भाग्य है, आज शहीद अभी तक लापता हैं, कुछ मालूम नहीं है और किसी ने अब तक इस पर आवाज़ नहीं उठाई। और आज उस परिवार, जो शहीद के परिवार की क्या हालत होगी, मैं जाऊंगी उनसे बहुत जल्दी मिलने और कल परसों में ही। तो इसी तरह सोनी सैनी का भी शहीद थे और उनकी मूर्ति अनावरण समाज ने किया, सरकार का कोई उसमें रोल नहीं। और जो कि सैनी समाज तमाम बीजेपी को ही वोट करता है आज तक। तो आज तक जो हरिद्वार सीट पे सैनिक एक तरफा बीजेपी को जिताता है, तो सैनी समाज भी बहुत नाराज़ है इस बात से। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे स्टेट में जो मुद्दे होते हैं, मुद्दे दब जाते हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, कोई आवाज़ न अधिकारियों के खिलाफ उठाता, न मुख्य सरकार के खिलाफ उठाता। तो हालत बहुत ख़राब है, इसलिए अकेली आवाज़ बुलंद मैं करती हूँ, मुझे डर नहीं है किसी का। और चाहे कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, अकेले मैं ही उठाती हूँ इस मामले में। एक आखिरी सवाल आपसे तीखा है, आप लगातार मौजूदा सांसद और मौजूदा विधायक की बात करें तो बोलती हैं कि काली का रूप लेकर उनका विनाश करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए जब बहुत ही अति हो जाती है तो बहुत सारे रक्तबीज जब पैदा हो जाते हैं, राक्षस पैदा हो जाते हैं, तो एक काली रूप बन के आती है, तो तब मैं उसमें अपने आप को पूरा काली समझती हूँ। और काली हूँ, खप्पर वाली हूँ, काली हूँ और खप्पर वाली हूँ, इसलिए कहती हूँ कि भाई हमारे यहाँ हार्ट काली है और मैं उनकी शक्ति प्राप्त है मुझे, और उन्हीं को देख लेके मैं अपनी काली रूप मानती हूँ अपने आप को। और एक मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री मुझे काली भी कहते हैं, हरीश रावत मुझे अन्नपूर्णा कहते हैं, तो सब ने अलग अलग नाम रखे हैं। कोई कुछ नाम रखा है, कोई दबंग दीदी रखा है, कोई धाकड़ दीदी रखा है। तो इसी तरह कालियों खप्पर वाली तो मेरा मेन टाइटल है, क्योंकि मैं इसी तरह कहती हूँ कालियों खप्पर वाली हूँ, आप जैसे लोगों की नरमुंडों की माला गले में लेके घूमती हो। तो ये मेरा डायलॉग है और ये सही बात है। और क्योंकि सबसे पहले इस उत्तराखंड में एक ही आवाज़ दिखेगी आपको, न मैं तो जेल जाने से डरती, न मैं मौत से डरती, और न मुझे किसी चीज़ का डर है। मैं उससे डरती हूँ जो भगवान से नहीं डरता, उसके अलावा मैं किसी से नहीं डरती। इसलिए मैं बहुत खुल के बोलती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी उत्तराखंड की बेटी और राज्य आंदोलनकारी वरिष्ठ समाज सेवी भावना पांडे, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ताल तो ठोकी, मगर साथ साथ ये भी कह दिया कि जितने भी नरमुंडों की माला है 2024 के अंदर उनको कहीं ना कहीं उनका विनाश करके उनके अपने गले में जो उनकी माला भी डालोगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।